हेलो एवरीवन, मैं सौरभ सिंह एक और फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस क्लासेस पर। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सब बेहतरीन होंगे, शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमारा आज लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले मैं 2 लेक्चर ले चुका हूं, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा तो उसको जाके देखिए। सिक्वेंस में आप पढ़ाई को करेंगे तो आपको इजीली चीजें समझ में आएंगी। तो इस क्लास के अंदर मैं आज आपको कराने वाला हूं यहाँ पे कॉम्बिनेशन कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, तो इसकी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सेलों के संयोजन की बात करेंगे, हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की बात करेंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा श्रेणी क्रम संयोजन, एक होता है हमारा समांतर क्रम संयोजन। इंग्लिश में बोले तो इसको हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिसिटी में जो हमने कराया था, चैप्टर कराया था इससे पहले, उसमें बताया था कि श्रेणी क्रम संयोजन मैंने कैपेसिटर में भी कराया था और प्रतिरोधों के लिए भी कराया था। तो उसी की तरह ही है ये भी यहाँ पे सेलों के लिए। तो यहाँ पे समझेंगे श्रेणी क्रम के अंदर आपको याद रखना है, मैंने बताया था धारा का मान क्या रहता है, समान रहता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि वायर जो होता है एक ही रहता है और एक ही वायर होता है, तो उसमें करंट कभी भी चेंज नहीं होती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे श्रेणी क्रम संयोजन को। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, इसको हम यहाँ पे इसकी बात करते हैं। तो ऐसा कॉम्बिनेशन जिसके अंदर विद्युत धारा का मान समान और विद्युत वाहकबल का मान अलग अलग होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इसको मैं डायग्राम से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पे एक वायर है, मान लीजिए कि ये हमारा एक वायर है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कुछ सेल जोड़ दिए, ये प्लस माइनस, ठीक है, और ये मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस जोड़ दिया, फिर एक सेल जोड़ दिया मैंने यहाँ पे प्लस माइनस, फिर एक इंटरनल रेजिस्टेंस जोड़ दिया मैंने, फिर प्लस माइनस, फिर एक इंटरनल रेजिस्टेंस जोड़ दिया मैंने यहाँ पे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे सेल जोड़ दिया, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं इसकी, तो इसका जो विद्युत वाहक बल है वो मैंने माना E1, इसका विद्युत वाहक बल है वो मैंने माना E2, और इसका विद्युत वाहक बल वो मैंने माना E3। क्लियर है? और ये यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध, तो ये हमारा R1, ये हमारा R2 और ये हमारा R3, ठीक है। अब इसके बिंदु मान लेते हैं हम लोग। तो मैंने माना कि भैया ये पहला बिंदु, ये मैंने कह दिया ये इसको A पॉइंट, इसको मैंने कह दिया यहाँ पे ये B पॉइंट, इसको कह दिया मैंने यहाँ पे C पॉइंट, और इसको कह दिया मैंने यहाँ पे D पॉइंट। उम्मीद है ये डायग्राम आपको समझ में आया हुआ। एक ही वायर है, अब वायर एक ही है, तो इसके अंदर इसका मतलब क्या है कि करंट की वैल्यू जो है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यानी मान लो यहां से हमने आई करंट फ्लो करी, तो आई करंट जो है वो रास्ता एक ही है, तो करंट भी सब में सेम रहेगी। तो इसमें भी आई करंट रहेगी और इसमें भी आई करंट रहेगी और इसमें भी आई करंट ही फ्लो होगी। यानी करंट की वैल्यू यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सेम है, पूरे रास्ते में करंट की वैल्यू यहाँ पे सेम है। तो सबसे पहले समझते हैं श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, कि ऐसा संयोजन जिसके अंदर विद्युत धारा का मान तो समान दिख रहा है और विद्युत वाहक बल का मान क्या अलग अलग है। यहाँ पे विद्युत वाहक बल का मान अलग अलग है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आपसे कोई जनरली पूछे कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, इस कॉम्बिनेशन को डिफाइन करिए, तो आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि इस संयोजन के अंतर्गत प्रथम सेल का, देखना ध्यान से, प्रथम सेल का ऋणात्मक टर्मिनल दूसरे सेल के धनात्मक टर्मिनल से, प्रथम सेल के ऋणात्मक टर्मिनल दूसरे सेल के धनात्मक टर्मिनल से जुड़ा है, दूसरे सेल का ऋणात्मक टर्मिनल तीसरे सेल के धनात्मक टर्मिनल से जुड़ा है। तो ये कॉम्बिनेशन इस प्रकार से चलता रहता है। तो इस प्राप्त संयोजन को हम लोग क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। क्लियर है मेरी बात? चलिए, तो इस बात को मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूं आपको, तब इजीली समझ में आएगा। चलिए, तो सबसे पहले समझते हैं इस संयोजन के अंदर, इस संयोजन में प्रथम सेल के ऋणात्मक टर्मिनल को दूसरे सेल के धनात्मक टर्मिनल से तथा दूसरे सेल का ऋणात्मक टर्मिनल को तीसरे सेल के धनात्मक टर्मिनल से जोड़ते हैं। इस प्राप्त संयोजन को
संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो ये वाली बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस संयोजन में प्रथम सेल के ऋणात्मक टर्मिनल को दूसरे सेल के धनात्मक टर्मिनल, यानी प्रथम सेल के ऋणात्मक टर्मिनल ये, इसको हमने जोड़ा दूसरे सेल के धनात्मक टर्मिनल से, और दूसरे सेल के ऋणात्मक टर्मिनल को तीसरे सेल के धनात्मक टर्मिनल से। तो इस प्राप्त संयोजन को हम लोग क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और इस संयोजन में देखेंगे, इस संयोजन में विद्युत धारा का मान समान तथा विद्युत वाहक बल का मान अलग अलग होता है। अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग होता है। क्लियर है? यानी कि विद्युत धारा का मान तो समान है, लेकिन विद्युत वाहक बल का मान अलग अलग होता है। तो अगर मैं यहां से, आप लोग फॉर्मूला जानते हो, V इक्वल टू क्या होता है? E माइनस के आई आर। ये फॉर्मूला आप लोगों को मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में कराया था, V इक्वल टू E माइनस के आई आर। तो मैं अगर यहां से दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर देख लूं, क्या टर्मिनल विभवांतर देख लूं, तो मेरा काम बन जाएगा। तो प्रत्येक सेल का यहाँ पे क्या है? प्रत्येक सेल का यहाँ पे टर्मिनल विभवांतर निकालता हूं। तो लिखेंगे प्रथम सेल हेतु, प्रथम सेल, पहला सेल किन दो बिंदुओं के बीच में आ रहा है? ए और बी, तो इसका विभवांतर। दूसरा सेल किन बिंदुओं के बीच में आ रहा है? बी और सी के बीच में। और तीसरा किसके बीच में आ रहा है? सी और डी के बीच में। तो यहां से मैं टर्मिनल विभवांतर अगर निकालूं, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम सेल हेतु विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर। तो अगर मैं यहां से विद्युत विभवांतर देखूं प्रथम सेल के लिए, तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका प्रथम सेल के लिए, प्रथम सेल किन दो बिंदुओं के बीच में? ए और बी के बीच में, ए और बी। तो इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या हो जाएगा? बी ए बी। ये हो जाएगा आपका बी ए बी, और V इक्वल टू होता है E माइनस के आई आर। तो E1 पहले सेल का माइनस के I और R1 प्रथम सेल। तो प्रथम सेल का विभवांतर भाई ए और बी के बिंदुओं के बीच आ रहा है, पहला सेल। इसका विद्युत वाहक बल E1, I यहाँ पे कांस्टेंट है, सेम रहेगी, और विद्युत, और यहाँ पे टर्मिनल, सॉरी, और यहाँ पे अगर मैं आंतरिक प्रतिरोध की बात करूं तो ये कितना है? R1। तो प्रथम सेल के लिए ये आ गया। इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार से दूसरे सेल के लिए, दूसरे सेल हेतु विद्युत विभवांतर। तो दूसरे सेल का विद्युत विभवांतर क्या होगा? तो यहां से अगर मैं निकालूं तो ये क्या हो जाएगा? दूसरा सेल किन दो बिंदुओं के बीच में? तो बी और सी के बीच में दूसरा सेल आ रहा है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ये क्या हो जाएगा? बी डी सी बराबर E2, दूसरा सेल है माइनस के I और R2। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 2। इसी प्रकार से तीसरे सेल के लिए भी देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो तीसरे सेल के लिए भी बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो तीसरे सेल हेतु फटाफट से आप बताओ क्या होगा? तीसरे सेल हेतु विद्युत विभवांतर क्या होगा? तीसरे का कमेंट करो, क्या होगा भाई? क्या होगा? तो ये क्या हो जाएगा? तीसरा सेल किन दो बिंदुओं के बीच में आ रहा है? तो इन दो बिंदुओं के विभवांतर क्या होगा? सी और डी के बीच में। ठीक है, सी और डी के बीच में। तो ये हो जाएगा बी सी डी। ये क्या हो जाएगा आपका? बी सी डी। तो ये हो जाएगा बी सी डी बराबर E3 माइनस के IR3, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब भाई ध्यान से देखो, ये सेल तीनों का मैंने यहाँ पे विभवांतर निकाल दिया, ए बी बी सी सी डी, तीनों के बीच का विभवांतर मैंने यहाँ पे निकाल लिया। अब ये तीनों सेल मिलके जितना काम कर रहे हैं, मैं क्या करता हूँ कि ये तीनों मिलके जितना काम कर रहे हैं, इनके तुल्य एक ऐसा सेल ले आता हूँ जो तीनों के बराबर काम करेगा। ये तीनों के बराबर काम करेगा। तो मैंने यहाँ पे एक बड़ा सेल ले लिया भाई। क्या ले लिया? एक बड़ा सेल ले लिया यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे एक बड़ा सेल ले लिया। तो मैंने यहाँ पे एक बड़ा सेल ले लिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक बड़ा सेल ले लिया इस तरीके से। सेल, सबसे पहले सेल प्लस माइनस,
फिर आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। और इन दो बिंदुओं का नाम दे दिया मैंने यहाँ पे, इस पॉइंट को कह दिया मैंने ए और इस पॉइंट को कह दिया मैंने डी, ठीक है। टोटल ए प्रारंभिक बिंदु ए, अंतिम बिंदु डी। और इसका जो सेल है, इसका जो मैंने भाई विद्युत भागफल मान लिया ई तुल्य, क्या मान लिया, ई तुल्य। ई तुल्य का मतलब कुल विद्युत विभवांतर, और इसको मैंने कह दिया आर तुल्य, यानी जितना वो प्रतिरोध है उन सबका योग आर तुल्य मान लिया मैंने। अब भाई मैंने अगर यहां से लिखूं मैं तुल्य परिपथ से, अगर मैं यहां से लिखूं मैं तुल्य परिपथ से, तुल्य परिपथ का विद्युत विभवांतर, तुल्य परिपथ का विद्युत विभवांतर, तो तुल्य परिपथ का अगर विद्युत विभवांतर देखें हम यहां से तो क्या हो जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा तुल्य परिपथ का, तो बी ए और डी, क्या हो जाएगा बी ए और डी, तो ये हो जाएगा बी ए डी बराबर, तो ये हो जाएगा बी इक्वल टू क्या होता है, अगर फॉर्मूला देखें तो ई तुल्य माइनस आई कांस्टेंट ही रहेगी और आर तुल्य, क्योंकि धारा की वैल्यू इसमें भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्लियर है, धारा की वैल्यू सेम रहेगी। तो मैं क्या करता हूं, इसको डाल देता हूं इक्वेशन नंबर, इसको डाल देता हूं इक्वेशन नंबर, अगर देखें इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर मैंने डाल दिया इसको 4 डाल दी यहाँ पे, ठीक है। इक्वेशन नंबर मैंने डाल दिया इसको 4। तो अगर 4 इक्वेशन डाल दी, मैंने क्या किया, समीकरण 1 2 3 को जोड़ने से, समीकरण 1 2 तथा 3 को जोड़ने पर मैंने तीनों को आपस में ऐड किया यहाँ पे, तो समीकरण 3 का 1 2 3 तीनों ये रही, मैंने तीनों को ऐड किया, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड जोड़ेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं इसको, तो लेफ्ट साइड को इधर ही जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा बी ए बी प्लस बी बी सी प्लस, और ये हो जाएगा बी सी डी, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अगर मैं यहां से इनको जोड़ू तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इनको जोड़ा तो भाई इसको भी जोड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा E1 माइनस के आई R1 प्लस E2 माइनस के आई R2 प्लस E3 माइनस के आई R3। क्लियर है मेरी बात यहां तक, फटाफट से बताओ यहां तक बात क्लियर हो तो यहां तक की अगर बात क्लियर है आप लोगों को तो बस। अब भाई ये क्या है, बेसिकली अगर मैं इसकी बात करूं ए बी का मतलब है दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, क्या, दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को हम कहते हैं विभवांतर कहते हैं। तो इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होगा, बी ए माइनस बी बी। इसी तरीके से इसके बीच का विभवांतर क्या होगा, बी सी माइनस बी बी माइनस बी सी। तो इनके बीच का विभवांतर निकालता हूं मैं यहाँ पे, अगर मैं इनके बीच का विभवांतर निकालूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी ए माइनस के बी बी प्लस बी सी माइनस के बी सी प्लस बी सी माइनस के बी डी बराबर। क्लियर है मेरी बात। उसके बाद ये देखो ध्यान से देखो, तो E1 E2 E3 ये क्या है, प्लस के हैं, तो इनको एक तरफ लिख लो, इसको एक तरफ लिखा E1 प्लस E2 प्लस E3। अब ध्यान से देखो क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा हमारे पास क्या क्या, हमारे पास बचेगा एक तो ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा। इन तीनों में से मैं क्या माइनस कॉमन लेता हूं, तो देखो माइनस कॉमन लिया और आई कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा यहाँ पे R1 R2 प्लस R3। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई, फटाफट से बता दो कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई। ठीक है, मैंने क्या किया है, माइनस के आई R1 माइनस के आई R2 माइनस के आई R3, इसमें से माइनस को मैंने आई कॉमन लिया, कांस्टेंट है तो माइनस का आई कॉमन लिया, तो बाकी के अंदर के क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। क्लियर है भाई, फटाफट से बताओ क्लियर है यहां तक बात। अगर यहां तक की बात अगर आपको समझ में आ चुकी है तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, यहां तक की बात अगर आपको समझ में आ गई है तो देखो ध्यान से, ये प्लस का बीसी या माइनस का बीसी कैंसिल आउट, ठीक है, ये प्लस का बीबी ये माइनस का बीबी कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या हमारे पास, तो यहां से हमारे पास क्या बचेगा, बी ए माइनस के बी डी बराबर क्या बचेगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 और माइनस आई वैसा का वैसा ही, और इसको एज इट इज लिख दो R1 R2 और R3। क्लियर है मेरी बात यहां तक। चलिए, और इसको डाल सकते हैं आप इक्वेशन नंबर 5, इसको डाल दी इक्वेशन नंबर 5। तो प्यारे बच्चों अगर मैं यहां से अगर बात करूं तो इन तीनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद समीकरण 5 आया, और जितना ये विभवांतर है तो इसका विभवांतर इसके बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये जितना मिलकर कार्य कर रहे थे उतना ये काम कर रहा है हमारा बड़ा वाला इक्विवेलेंट तुल्य परिपथ।
सॉरी तुल्य सर्किट हमारा, तो तुल्य सर्किट और इसकी हम क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। ये भी हमारा क्या बच्चों, बी ए माइनस के एडी, तो इसकी तुलना इससे नहीं होगी। इसको चाहे तो हम ये क्या लिख सकते हैं, बी ए डी ऐसे लिख सकते हैं। तो इन दोनों की मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे तुलना कर दूंगा। अब ये भी बी ए डी, ये भी बी ए डी, तो इन दोनों की आपस में क्या होगी, तुलना होगी। ठीक है, तो देखे ध्यान से, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 4 व 5 की तुलना करने पर, कंपैरिजन करने पर, तुलना करने पर क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे तुलना कर दी। अब समीकरण 4 और 5 की तुलना करी, ध्यान से देखेंगे तुलना, तो भैया ये तुल्य माना इसके आई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास ई तुल्य माइनस के आर तुल्य, और बराबर किसके था ये, तो ये बराबर आ रहा था E1 प्लस E2 प्लस E3, और माइनस आई कॉमन था, बचेगा क्या हमारे पास, R1 R2 और प्लस R3। यहां तक बात क्लियर है। तो प्यारे मेरे लाल गुलाबियों, एक बात बताओ आप, अब ध्यान से, आपको साफ साफ दिख रहा है कि सर इसकी तुलना की जा सकती है, कि हो रही है, कि ई तुल्य बराबर यहाँ पे इसकी जगह पे क्या है, यहाँ पे E1 E2 E3 है या ना, बिल्कुल सर। सर यहाँ पे आर तुल्य की तुलना किससे हो सकती है, R1 R2 R3 से हो सकती है। तो बस यहाँ पे इसी को लिख दो, तो देखो ई तुल्य बराबर क्या हो जाएगा, E1 E2 प्लस E3। क्लियर है, इसकी तुलना यहाँ पे हमारी हो गई। क्लियर है, इसको हम यहाँ पे शेप में बंद कर देंगे, ब्रैकेट में, ये कर दी मैंने ब्रैकेट में क्लोज। क्लियर है, अब इसी तरीके से इसकी तुलना करें आर तुल्य की, तो आर तुल्य बराबर क्या निकल के आया, आर तुल्य बराबर क्या निकल के आया, R1 R2 प्लस R3। क्लियर है मेरी बात, ठीक है भाई, ये आ गया फॉर्मूला। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि यहाँ पे n सेल हूं, कितने सेल हूं, अगर मैं बोलूं यहाँ पे n सेल हूं, अगर मैं बोलूं यहाँ पे n सेल हूं, तो क्या होगा भाई, तो लिखेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे n सेलो हेतु, n सेलो, अगर मैं बात करूं यहाँ पे n सेल हूं तो क्या होगा, अगर ये यहाँ पे n सेल होते हैं तो क्या करना है आपको यहाँ पे n सेलों के लिए, तो देखिए n सेल होंगे तो यहां से लिखें ई तुल्य बराबर E1 E2 प्लस E3, और ये जाएंगे तो ये कहां तक जाएंगे, En तक जाएंगे, कहां तक जाएंगे, En तक जाएंगे, और ये जहां पे जाएंगे तो ये इसका मतलब क्या, n E के बराबर निकल के आएगा, कितने, जितने नंबर ऑफ सेल्स उतना उन सबका विद्युत वाहक बल। क्लियर है मेरी बात, इस तरीके से। अगर बात करता हूं यहाँ पे आर तुल्य की, तो आर तुल्य बराबर क्या निकल के आएगा, R1 R2 प्लस R3, और ये चलता जाएगा तो ये कहां तक जाएगा, Rn तक, तो ये निकल के आएगा NR के बराबर, किसके बराबर निकल के आएगा, NR के बराबर निकल के आएगा। क्लियर है मेरी बात, तो इसको कर दो ब्रैकेट में क्लोज। क्लियर है मेरी बात, तो देखिए n सेलो हेतु क्या करना भैया, n सेलो हेतु का क्या निकल के आया वो देख लीजिए आप लोग, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा ये हमारा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये डेरिवेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और ये रिजल्ट जो आपको दिख रहा है यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम समझते हैं यहाँ पे समांतर क्रम संयोजन को। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन क्या होता है इसको हम लोग जान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और आप लोगों को पता है कि मैंने उसमें भी बताया आप लोगों को कि समांतर क्रम संयोजन के अंदर विभवांतर का मान क्या रहता है, समान रहता है। विभवांतर का मान समान, धारा का मान अलग अलग रहता है, ये मैं बता चुका हूं आप लोगों को, प्रतिरोधों के लिए डेरिवेशन कराया था। तो समांतर क्रम संयोजन को समझ लेते हैं सबसे पहले। तो समांतर क्रम संयोजन के अंदर क्या होता है, देखिए समांतर क्रम संयोजन की अगर बात करूं मैं यहाँ पे, तो देखिए ये एक हमारा वायर है, ये हमारा क्या है, एक वायर है, और यहां से मान लो कि भैया आई करंट फ्लो हो रही है, क्या, यहां से इस वायर से आई करंट फ्लो हो रही है, कितनी आई करंट फ्लो हो रही है, और इस बिंदु को मैं कह देता हूं ए। आई करंट फ्लो हो रही है, तो भैया आई करंट फ्लो हो रही है, तो यहां से जाने के बाद, इस बिंदु से जाने के बाद 3 रास्ते बढ़ जाते हैं हमारे, इस तरीके से, इस तरीके से यहां से हमारे 3 रास्ते, यहाँ पे एक सेल लगा रहता है प्लस माइनस और आंतरिक प्रतिरोध R, इसी तरीके से यहाँ पे प्लस माइनस और एक आंतरिक प्रतिरोध, और तीसरा सेल लगा रहता है प्लस
माइनस और ये आंतरिक प्रतिरोध, और इसी तरीके से यहां से इसको जोड़ देते हैं हम लोग। ठीक है, और इस बिंदु को मैं कह देता हूं यहाँ पे क्या, इस पॉइंट को कह देता हूं मैं यहाँ पे बी पॉइंट, क्या कह देता हूं, बी, यानी ए और बी बिंदु के बीच निकालना है जो भी है। ठीक है भाई, अब ये निकालना है तो प्यारे मेरे बच्चों ध्यान से देखो, इसका विद्युत वाहकबल मैंने मान लिया E1, इसका विद्युत वाहकबल E2, इसका विद्युत वाहकबल E3, आंतरिक प्रतिरोध की बात करूं तो R1, R2 और R3। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखें तो इस बिंदु से देखो यहाँ से आई करंट चली, तो इस बिंदु पे आके देखा कि करंट यहाँ पे 3 दिशाओं में बढ़ रही है, रास्ते बढ़ रहे हैं यहाँ से, तो इसके अंदर जो करंट गई वो करंट कह दी मैंने I1, इसके अंदर जो करंट गई वो I2 सॉरी I2, और इसके अंदर जो करंट गई उसको कह दिया मैंने I3। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि I करंट जो है वो कितने भागों में बट रही है, I1, I2 प्लस I3, ये 3 भागों में बट रही है यहाँ से I करंट को। क्लियर है मेरी बात, यहां तक की बात समझ में आई हो तो बताएं। अब बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, इसको समझो। तो इस संयोजन के अंदर सभी बिंदु यानी सभी सिरों के धनात्मक सिरे किसी एक बिंदु पर जोड़ दिए जाते हैं, ठीक है, और बाकी के जो ऋणात्मक सिरे हैं वो किसी अन्य बिंदु पर जोड़ दिए जाते हैं। तो इस प्राप्त संयोजन को हम लोग कहते हैं क्या, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इस बात को हम यहाँ पे लिखते हैं, उससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए लिखेंगे इस संयोजन के अंतर्गत, इस संयोजन में सभी सेलों के धनात्मक सिरे किसी एक बिंदु पर तथा ऋणात्मक सिरे किसी अन्य बिंदु पर जुड़े रहते हैं, किसी अन्य बिंदु पर जुड़े रहते हैं। इस प्राप्त संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। समांतर क्रम संयोजन कहते हैं, इसे पार्श्वक्रम भी कहते हैं। ठीक है, अगर बात करूं मैं आपको, और इस संयोजन में धारा का मान अलग अलग तथा विद्युत विभवांतर का मान समान होता है। ठीक है भाई, विद्युत विभवांतर का मान क्या रहता है, समान रहता है। और आप लोगों को मैंने फॉर्मूला बताया भाई, यहां से देखो आप जानते हो V इक्वल टू होता है E माइनस के IR, ये पढ़ा आप लोगों ने। अब यहां से मैं I निकालूं, तो यहां से अगर I निकालूं तो IR को इधर भेजूंगा तो प्लस का हो जाएगा, IR को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का, और E वैसा का वैसा ही, और V को इधर लेके आऊंगा तो माइनस का। अब यहां से अगर R निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, E माइनस के B अपॉन I, ये फॉर्मूला बन जाएगा E माइनस के B अपॉन I। तो यहां से मैं प्रत्येक, ध्यान से देखेंगे, यहां से मैं प्रत्येक प्रतिरोध का क्या निकाल लूंगा, यहां से प्रत्येक प्रतिरोध की धारा निकाल दूंगा। तो प्रत्येक प्रतिरोध की क्या निकाल दूंगा, धारा निकाल दूंगा। क्या निकाल दूंगा, धारा। तो चलिए अब देखते हैं, मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे करके दिखाता हूं आपको। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पे समझाया, तो रिजल्ट क्या आया वो देखते हैं। तो लिखेंगे प्रथम सेल हेतु, लिखेंगे प्रथम सेल हेतु विद्युत धारा। तो प्रथम सेल हेतु अगर मैं यहाँ पे विद्युत धारा देखूं तो फॉर्मूला क्या निकल के आया अभी हमारा, I1 बराबर के E1 माइनस के B अपॉन R1। ये पहले सेल के लिए था, आया ना सर, बिल्कुल। दूसरे सेल के लिए निकालेंगे बिल्कुल सिमिलरली, दूसरे सेल हेतु विद्युत विभवांतर।
विद्युत विभवांतर एक टर्मिनल वोल्टता भी कह सकते हैं, विद्युत धारा, सॉरी, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा देखेंगे इसके लिए, तो ये हो जाएगा I2 बराबर के E2 माइनस के V अपॉन R2। और तीसरे सेल के लिए देखते हैं, देखेंगे तीसरे सेल हेतु, तीसरे सेल हेतु विद्युत धारा। अब तीसरे सेल की विद्युत धारा आप लोग कमेंट में बताओ मिश्रा जी, कमेंट करो फटाफट से। हाँ भाई, समझ आ रहा है तो बताओ ना फटाफट से, साथ साथ लिखो मेरे। तो I3 निकालूंगा अगर मैं यहां से I3, तो ये क्या हो जाएगा, I3 बराबर के E3 माइनस के V अपॉन R3। इक्वेशन नंबर 3, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। ठीक है, अगर मैं यहां से, प्यारे बच्चों, यहां से मैं इसके परिपथ, जितना मिलके ये कार्य कर रहे हैं, वही वाली बात, जितना मिलके ये तीनों कार्य कर रहे हैं, इनके तुल्य एक ऐसा परिपथ बनाओ ये तीनों के बराबर कार्य करे। तो मैंने यहां पे बना लिया, ये लगाया मैंने सेल प्लस माइनस और ये आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, और ये बिंदु मैंने कह दिया A और ये कह दिया मैंने B पॉइंट। अब यहां से अगर मैं देखूं तो इसका विद्युत वाहकबल मैंने मान लिया E तुल्य और इसको मैंने मान दिया R तुल्य के बराबर। ठीक है, R तुल्य के बराबर मान लिया। तो भैया तुल्य परिपथ से लिखेंगे, यहां पे तुल्य परिपथ से, तुल्य परिपथ से विद्युत धारा, तुल्य परिपथ से अगर विद्युत धारा अगर मैं यहां से निकालूं तो क्या निकल के आएगी भाई, तुल्य परिपथ से अगर विद्युत धारा निकालूं मैं यहां पे, तो तुल्य परिपथ से अगर विद्युत धारा निकालें तो क्या निकल के आएगी, तो देखो, तो लिखेंगे यहाँ पे I बराबर I क्या निकल के आएगी, I तुल्य बराबर, यहां से करंट जो जा रही है वो कितनी जा रही है, I तुल्य बराबर, जी मान लेते हैं चलो इसको, तो I तुल्य बराबर, ये क्या हो जाएगा भाई, अगर I तुल्य बराबर निकाले यहां से तो E तुल्य माइनस के B अपॉन, और ये हो जाएगी R तुल्य, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 4। अब प्यारे बच्चों, यहां से मैं समीकरण 1, 2, 3 को आपस में ऐड कर रहा हूं, समीकरण 1, 2 तथा 3 को जोड़ने पर इनको तीनों को आपस में मैंने जोड़ दिया। यहां पे तो जोड़ने के पश्चात क्या निकल के आया, I बराबर I1 I2 प्लस I3, ये निकल के आया, तीनों की वैल्यू रखी यहां पे, तो क्या निकल के आया हमारे पास, E1 V अपॉन R1 प्लस E2 V अपॉन R2 प्लस E3 V अपॉन R3। अब प्यारे बच्चों, इन सबको तीनों का मैं सेपरेट डिवीजन कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, सेपरेट डिवीजन किया मैंने, तो सेपरेट डिवीजन किया तो ये क्या निकल के आया, I बराबर, निकल के आया यहां से I बराबर E1 अपॉन V, सॉरी E1 अपॉन R1 माइनस के B अपॉन R1, ठीक है, प्लस E2 अपॉन R2 माइनस के B अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 माइनस के B अपॉन R3, ये निकल के आया यहां से। अब प्लस प्लस वालों को एक साइड लिख लो, प्लस जितने भी प्लस वाले उनको एक साइड लिख लो, तो मैंने यहाँ पे एक साइड लिखा I बराबर E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3। अब ध्यान से देखो, ये इन तीनों में से माइनस कॉमन आ रहा है, तो माइनस को मैंने निकाला बाहर। अब यहाँ पे क्या बचेगा, B अपॉन R1 प्लस B अपॉन R2 प्लस B अपॉन R3। अब इसमें से B भी कॉमन आ रहा है, तो B कॉमन निकाला, I बराबर E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3, और इसमें से B कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 5 डाला मैंने यहाँ पे। तो ध्यान से देखो समीकरण, इसकी अगर तुलना करूं मैं यहाँ पे, इसको मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको अगर सेपरेट डिवीजन करूं तो E तुल्य बराबर R तुल्य माइनस के V तुल्य, अगर मैं यहां से देखूं तो माइनस के B R तुल्य के बराबर, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 4। तो इससे तुलना करी मैंने, तो इसकी जब कंपैरिजन की तो I ये तुल्य और ये भी किसके बराबर है, I के बराबर है, तो दोनों का यहाँ पर कंपैरिजन बन जाएगा।
तो यहां से अगर मैं इनका कंपैरिजन करूं तो कंपैरिजन करने के बाद क्या निकल के आएगा भाई, इसकी तुलना, अगर इसकी तुलना उससे करें तो क्या निकल के आएगा, देखो लिखेंगे समीकरण 4 व 5 की तुलना करने पर, तुलना करने पर तो दोनों का कंपैरिजन किया तो वहां पे क्या था, ई तुल्य बराबर आर तुल्य माइनस बी तुल्य आर तुल्य बराबर, और इसकी तुलना करी तो ये क्या निकल के आया, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3। क्लियर है मेरी बात। अब माइनस तो बाहर है ही है, तो इसको 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब तुलना करें, यहां से ध्यान से देखेंगे, अगर यहां से मैं तुलना करूं तो तुलना करें तो ई तुल्य बराबर किसके बराबर आ रहा है, इसके बराबर आ रहा है। तो यहां से अगर तुलना करूं, इसकी तुलना करूं तो इसकी तुलना किसके बराबर, इससे हो जाएगी, किससे हो जाएगी, इससे हो जाएगी। और यहां से बी तो बाहर है, तो आर तुल्य की तुलना किससे होगी, इससे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे यहां पे करता हूं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, तो ई तुल्य बराबर के आर तुल्य बराबर E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3। इससे इसकी क्या हो गई, तुलना हो गई, क्या हो गई, इसकी तुलना हो जाएगी, ठीक है। इसको कर दो ब्रैकेट में क्लोज, ठीक है, इसकी हमने कर दी तुलना। अब इसी तरीके से इसकी तुलना करेंगे हम, इसी तरीके से हम इसकी तुलना करेंगे 1 अपॉन R तुल्य, 1 अपॉन R तुल्य, कोई भी तो कॉमन है, तो इसकी तुलना हो जाएगी 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। किससे हो जाएगी, 1 अपॉन R3 से हो जाएगी तुलना, ठीक है। चलिए ये हो गई इसकी तुलना, चलिए तो ये तुलना हो गई इसकी, तो ये डेरिवेशन। अब मान के चलो कि n सेल हो, कितने हो, n सेल हो यहाँ पे, तो लिखेंगे यहाँ पे यदि, मान लीजिए कि n सेल हो, यदि परिपथ में n सेलों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, समांतर क्रम में, तो क्या होगा भैया, अगर समांतर क्रम में जोड़ दिया तो क्या होगा, देख लेते हैं। तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई तुल्य बराबर आर तुल्य बराबर, ये किसके बराबर है, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3, और ये डैश 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 जाएंगे, ये कहां तक जाएंगे भाई, तो EN अपॉन RN के, और ये किसके बराबर निकल के आएंगे हमारे, ये निकल के आएंगे NE अपॉन R के बराबर निकल के आएंगे। तो इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो ये अब इसी तरीके से आर तुल्य की बता दो क्या निकल के आएगी भाई, फटाफट से बताओ आर तुल्य की क्या निकल के आएगी, यहां से आर तुल्य की, चलिए देख लिए। अब आर तुल्य को आप बताओ फटाफट से क्या निकल के आएगा, तो 1 अपॉन आर तुल्य बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और ये इस तरीके से जाएंगे तो 1 अपॉन RN के बराबर, और ये किसके निकल के आएंगे भाई, ऊपर हो जाएगा N अपॉन R के बराबर, किसके बराबर निकल के आएंगे, N अपॉन R के बराबर निकल के आएंगे। क्लियर है, N अपॉन R के बराबर निकल के आएंगे। इसको कर दो ब्रैकेट में क्लोज, इसको कर दो ब्रैकेट में क्लोज, ठीक है। N अपॉन R के बराबर निकल के आएंगे, ठीक है, याद रखिए किसके बराबर निकल के आएंगे, N अपॉन R के बराबर निकल के आएंगे आर तुल्य, तो याद रखना है इस बात को, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए मैं आपको एक बार बता देता हूं मैंने क्या क्या कराया यहाँ पे। तो एक तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे समझा, हमने बात करी यहाँ पे श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, इसकी बात करी यहाँ पे, ठीक है। और डायग्राम को भी आपको मैंने पूरा समझाने का प्रयास किया कि श्रेणी क्रम में धारा का मान समान रहता है यहाँ पे, ठीक है। और तीनों इक्वेशन को आपस में ऐड किया, एक तुल्य परिपथ बनाया, और उससे हमने उसकी क्या की, तुलना करी, और तुलना करके ये रिजल्ट निकल के आया। और इसी तरीके से n सेलो हेतु इस तरीके से करके आएंगे, ठीक है। तो समांतर क्रम किया कि धनात्मक बिंदु जो होंगे वो एक बिंदु पर जोड़ेंगे, नेगेटिव सिरे जो होंगे, नेगेटिव पॉइंट होंगे वो किसी एक अदर पॉइंट पे ऐड करेंगे।
तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसका इक्वेशंस बनाई, इसका भी मैंने फिर इक्विवेलेंट सर्किट बनाया और तुलना करी, ठीक है। और यहाँ से जो रिजल्ट निकल के आया वो ये निकल के आया हमारे पास, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपको याद रखने हैं, ये आपको याद रखना है। तो उम्मीद है कि ये क्लास आप लोगों को शानदार तरीके से समझ में आई होगी। मैंने पूरा भरसक प्रयास किया है आपको समझाने का। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई हो। क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।